हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2026 के लिए करंट अफेयर्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना। एक्चुअली ये काफ़ी बार न्यूज़पेपर में आता रहता है। इसमें कुछ ही की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि ये 2019 में आया था और इसकी ऐसी क्या खास बात है जिससे कि फार्मर्स को फ़ायदा होगा। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि बिफोर 2013 क्या होता था। बिफोर 2013 अगर कोई भी गवर्नमेंट की कोई भी वेलफेयर स्कीम होती थी, कोई भी, तो उसका अगर बेनिफिशियरी को जाना होता था, तो बेनिफिशियरी को या तो कैश में जाता था या काइंड में जाता था। ठीक है? आपने देखा होगा कि वो राशन की दुकान, पीडीएस जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब हुआ करता था। इससे एक प्रॉब्लम होती थी। इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी? काफ़ी मिडलमैन आ जाते थे, काफ़ी करप्शन होता था, ओके? और डिले भी होता था। राइट। कई बार आपने सुना भी होगा घोस्ट बेनिफिशियरी का मतलब है किसी और के नाम पे अगर नकली कार्ड बन जाते थे, राशन कार्ड बन जाते थे और सरकार का पैसा भी निकलता था। तो राजीव गांधी ने भी बहुत पहले कहा था कि अगर 100 रुपये निकलते हैं तो सिर्फ 15 रुपये ही पहुंचते हैं एक्चुअल बेनिफिशियरी तक, इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक। ओके। तो 2013 के बाद एक्चुअली 2013 में एक आया डीबीटी। डीबीटी इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब है कि अब कैश नहीं होगा, अब काइंड नहीं होगा, अब डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब प्रॉब्लम दो तीन थी उस टाइम पे प्रॉब्लम थी कि सबका अकाउंट नहीं था। सब इस सारी और सबके पास मोबाइल भी नहीं था। तो डीबीटी को करने के लिए सरकार ने ट्रिनिटी शुरू किया। जैम, जे जे से जनधन, ओके, ए से आधार और एम से मोबाइल। जनधन में एक्चुअली हर किसी का बैंक अकाउंट होगा, खोला जाएगा। उस टाइम पे कोशिश की गई है कि इंडिया में जितने भी बेनिफिशियरीज थे सबका बैंक अकाउंट खोला जाए। जो जनधन स्कीम काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। ओके। आधार क्यों था? आधार इसलिए था ताकि ऑथेंटिसिटी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी का एक्चुअली ऑथेंटिफिकेशन हो सके। ओके। यानी कि कोई नकली आदमी, घोस्ट बेनिफिशियरीज ना हो। हालाँकि आधार, आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैंडेटरी नहीं है लेकिन प्रेफर्ड है। तो आप जब भी नोट्स बनाएँगे आधार में लिखेंगे नॉट मैंडेटरी बट प्रेफर्ड। जितने छोटे कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं केवल उतने ही। और मोबाइल, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। मोबाइल इसलिए होना चाहिए रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए। यानी जनधन योजना बैंक अकाउंट के लिए, आधार आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए, मोबाइल रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए, जेएएम को मिला के जैम, और जैम से हेल्प मिलेगी डीबीटी में। राइट। इसमें एक चीज़ और है, जो पैसा आएगा वो पीएफएमएस, हालांकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको हैंडल करेगा सीजीए। देखो, सीएजी और सीजीए में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सीएजी होता है ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीजीए होता है अकाउंटेंट, कंट्रोलर एंड जनरल अकाउंट। तो यहाँ पे दो बातें हैं कि डीबीटी से जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, पीएफएमएस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन देगी और सीजीए। ओके। अभी फिलहाल इंडिया में अगर 53, हालांकि मिनिस्ट्रीज तो रफली, जब भी आप 53 याद ही मत कीजिए, आपको याद रखना है अराउंड 50+ मिनिस्ट्रीज हैं अगर इंडिया में, और इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं। तो टोटल 300+ स्कीम्स अगर हैं, उन स्कीम्स का पैसा अभी इंडिया में बेनिफिशियरीज को डीबीटी के थ्रू जा रहा है। ओके। ये एक फैक्ट है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेंस में लिखने के काम आ सकता है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि डीबीटी का फायदा क्या हुआ है, फायदा, अच्छा, अभी जो रूलिंग पार्टी चाहती है, ज़्यादातर रूलिंग पार्टी जब भी कंपैरिजन करती है तो अपना कंपैरिजन करती है 2013 से 2025, क्योंकि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, रूलिंग पार्टी चेंज हुई थी। तो हमेशा रूलिंग पार्टी ये शो करना चाहती है जब भी किसी भी कंपैरिजन में, कि जब ये आए थे पार्टी में, पावर में, उससे पहले क्या होता था और उसके बाद क्या होता है, यानी कि कितना चेंजेस ये लेके आए हैं। तो इन्होंने इस डेटा को, आप किसी और आर्टिकल में भी पढ़ेंगे, जब भी हम बजट का डेटा, डिफेंस बजट का लेंगे
या बहुत सारे डेटा हैं जो कंपैरिज़न, कई बार तो आपको पता होना चाहिए ये कंपैरिज़न क्यों 2013-14 का किया जा रहा है। ताकि ये दिखाने के लिए कि मोदी गवर्नमेंट से पहले, बीजेपी गवर्नमेंट से पहले क्या-क्या चीज़ें होती थी और अभी क्या हो रही हैं। ओके, इन्होंने बोला है कि 2013 में केवल 7,000 करोड़ रुपीस जो जाते थे, वो 2025 में अराउंड 6 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि 90 टाइम्स बढ़ गया है पैसा स्कीम्स में जाने वाला। अगेन, ये जो बात है, ये आप एग्ज़ैक्टली, ना तो ये नंबर मैंने एग्ज़ैक्टली लिखा है, ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में अगर लिखनी है कि डीबीटी का फ़ायदा क्या हुआ है। भई डीबीटी से पहले एक-एक आदमी को अगर कैश देंगे तो आधे आदमियों को मिलेगा ही नहीं, आधों को पहुँचेगा नहीं करप्शन की वजह से, और इसमें टाइम बहुत लगेगा, पैसा भी बहुत लगेगा। इनफैक्ट कैश को पहुँचाने में ज़्यादा टाइम भी लगता है और ज़्यादा पैसा भी लगता है, पहुँचाने के लिए भी पैसा लगता है। इन्होंने कैलकुलेशन दी कि इस इतना ज़्यादा अमाउंट है ये, रफली, कि अगर इसको हम बोलते हैं 1 लाख रुपीज़ पर मिनट भी अगर दिया जाए, तो भी करीब-करीब 800 साल लग जाएँगे अगर मैनुअली पे करेंगे। मतलब ये इतना बड़ा अमाउंट डीबीटी की वजह से आजकल जा रहा है लोगों के अकाउंट में, कि अगर हम 1 मिनट में 1 लाख रुपए भी देते हैं, तो ये तीनों चारों कैलकुलेशंस ये मैंने राउंड ऑफ किए हैं याद रखने के लिए, लिखने के लिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये वाले फैक्चुअल चीज़ें जो 2-3 लाइनें हैं, ये कई बार हम लोगों को याद नहीं रहती हैं। लेकिन ये दिखाना है कि डीबीटी का फ़ायदा कितना हुआ है। आप इतना तो लिख ही सकते हैं, 2 फ़ायदे। देखिए, अगर आप क्या-क्या पॉइंट आपको 100% याद रखना है। 2013 एंड 2025 ये याद रखना है। उसके बाद 1 मिनट प्लीज़, अगर मैं बात करता हूँ, आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, और आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है। 5 चीज़ें। आप ये भूल सकते हैं, आप ये भूल सकते हैं। कैसे? 2013 में अगर 2013 से लेके 2025 तक डीबीटी की वजह से 90 टाइम्स अमाउंट बेनिफिशियरी को ज़्यादा मिल रहा है, और अगर हम 1 मिनट में 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, तो जो डीबीटी से इतनी आसानी से हो जाता है 1 साल के अंदर, वो 800 साल में होगा वो काम। यानी कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। तो ये आप कहीं पे भी एंट्री इसकी कर सकते हैं। ठीक है? 1 मिनट। अब हम थोड़ा-सा दो समझते हैं। अभी हम कि प्रधानमंत्री किसान के बाद मैंने बोला भी है सम्मान निधि योजना 2019। नंबर 1, इसके बारे में क्या समझते हैं? ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखो प्लीज़ स्टूडेंट्स, सेक्टर स्कीम, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड स्कीम। दोनों में अंतर समझ लीजिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है, स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता है सेंटर प्लस स्टेट दोनों का रोल होता है। दोनों का रोल होता है मतलब कहीं पे ये 60 होता है, ये 40% होता है, कहीं पे ये 50 होता है और ये भी 50 होता है, कहीं पे 90 होता है, कहीं ये 10 होता है, लेकिन दोनों का रोल होता है। लेकिन सेंटर सेक्टर स्कीम में 100% सेंटर का रोल होता है। यानी कि ये पहला कोई पॉइंट पूछा जा सकता है कि पीएम किसान योजना जो है वो 100% सेंटर से होती है या फिर सेंटर स्टेट दोनों से होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या मतलब और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब है। नंबर 2, ये कौन सी मिनिस्ट्री से पैसा आता है? मिनिस्ट्री ऑफ, अभी फिलहाल आप शॉर्टकट में याद रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। अगला अगला वर्ड भले ही याद ना रखें, अपने हाथों से प्लीज नोट्स बनाइए, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, ये है डायरेक्ट, क्योंकि डीबीटी के थ्रू जा रहा है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स। ओके, अब पॉइंट ये है, इसमें कितने अमाउंट आता है? इसमें 6,000 रुपए आएंगे, पर ईयर आएंगे, एंड पर फार्मर फैमिली आएंगे। यानी कि ये 6,000 रुपए, और फैमिली की जो डेफिनेशन होगी उसमें 3 लोग होंगे, हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चाइल्ड। ठीक है? माइनर चिल्ड्रन 3 हो सकते हैं। मतलब ये एक 6,000 रुपए। अब ये जो 6,000 रुपए हैं, ये कैसे-कैसे आएँगे? ये 2,000 रुपीज़ की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आएँगे। ओके? और इक्वल इंस्टॉलमेंट में अब ये देखिए 2019 से लेके 2026 मार्च, अब इस बार ये आने वाला है 22nd इंस्टॉलमेंट।
तब से हर हर 3-4 महीने में एक्चुअली जो 3 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, वो पहली इंस्टॉलमेंट आती है अप्रैल से मुझे याद आ रहा है शायद अप्रैल से जुलाई के बीच में। सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है अगस्त से नवंबर और थर्ड इंस्टॉलमेंट आती है दिसंबर से मार्च। यानी अभी 2019 से अभी तक किसानों को 2-2 हज़ार रुपए की सीएस फॉर 20 सेकंड, लेकिन सरकार को बहुत सारे लाखों किसानों को देना होता है, तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये सबको पता है कि ये पैसा आता है डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी अकाउंट में आएगा। ओके, अब इसमें एक और चीज़ है कि ये किस-किस तरह के फार्मर्स को मिलता है। एक्चुअली ये जितने भी ऑल लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स हैं, उन सबको मिलता है। लेकिन ये प्रॉब्लम इसमें है कि ये नॉट टेनेंट, टेनेंट को नहीं मिलता ये। अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है उसको नहीं मिलेगा, यानी ज़मीन वालों को ही ये पैसा मिलेगा। पहले एक कंडीशन और हुआ करती थी अर्लियर। अर्लियर केवल स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स को मिलता था। लेकिन अब ये सबको मिलता है, सारे फार्मर्स को मिलती है। ओके। अब हर स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर किसान अलग-अलग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो बेनिफिशियरी होंगे, यानी जो कि फार्मर्स होंगे, उनके आइडेंटिफिकेशन का काम कौन करेगा? उनके आइडेंटिफिकेशन का काम करेगी या तो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये आपको समझना है। अब इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि हु विल बी नॉट एलिजिबल? नॉट एलिजिबल कौन-कौन लोग हैं? कौन-कौन से फार्मर्स हैं? इसमें सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, इंस्टीट्यूशनल जो कि फार्मर्स नहीं है, उनको नहीं मिलेगा ये पैसा 2-2 हज़ार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट। दूसरा, अगर कोई फॉर्मर या प्रेज़ेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे या तो वो फॉर्मर पहले था या प्रेज़ेंट में है, तब उसको ये पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर कोई फॉर्मर या प्रेज़ेंट मिनिस्टर है, एमपी है, एमएलए है, ओके, मेयर है या फिर जिला परिषद का चेयरमैन, उसको भी ये पैसा नहीं मिलेगा। ओके, अगर किसी को पेंशन मिल रही है 10,000 रुपए से ज़्यादा की, उसको भी ये पैसा नहीं मिलेगा। अगर कोई इनकम टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पेयर है, उसको भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हो यानी आप रिच हो, तो आपको ये 2,000 रुपए 3 महीने में नहीं मिलेगा। अगर आप कोई प्रोफ़ेशनल हो, ओके, प्रोफ़ेशनल में कौन-कौन? डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीए, आर्किटेक्ट, अगर आप ये हैं, तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि अब इसमें जब आप नोट्स बनाएँगे, कुछ-कुछ पॉइंट्स अगर एक आधा ही मिस हुआ होगा अगर, वैसे मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी मिस किया है, तो आप जो है इसी में आप नोट्स बना के बहुत ही छोटे कीवर्ड्स, जो नोट्स आप कहते हो, अगर आप केवल इतना बनाएँगे आपको पता लग जाएगा। लास्ट है, इस स्कीम में एक्चुअली अभी भी चैलेंजेस क्या हैं और उसके सॉल्यूशन क्या हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम तो है साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड का मतलब है कि सरकार ने तो पैसा भेजा, पर डाइवर्जन हो गया, कहीं और हो गया, पैसा चला गया। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? स साइबर सिक्योरिटी। जितने छोटे कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, उसी तरह याद आएगा कि अभी भी इस स्कीम का एक नुकसान तो ये है कि क्योंकि पैसा डायरेक्ट आता है अकाउंट में। दूसरा, कुछ फंड को डाइवर्जन के नेटवर्क हैं, फंड डाइवर्जन नेटवर्क। एक्चुअली सरकार में हर डिपार्टमेंट में जहाँ से पैसा आता है लोगों के पास, वहाँ पे कुछ लोग अपना नेटवर्क बना लेते हैं। और वो जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उसकी जगह पे अनइंटेंडेड बेनिफिशियरी या घोस्ट बेनिफिशियरी अकाउंट, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार वो उसका आधार बस एक बार अरेंज कर लेते हैं, फ़ोन नंबर से ओटीपी ले लेते हैं, जिस भी तरीके से वो करते हैं, पर वो फंड को डाइवर्स करना जानते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन है रियल टाइम मॉनिटरिंग। एग्ज़ैक्टली उसी टाइम पे मॉनिटरिंग, मतलब ये कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि जिसको पैसा गया है, उससे क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि केवल आधार का जो डिपेंडेंस है उसके लिए ऑथेंटिफिकेशन के लिए, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आधार मैंडेटरी नहीं है, प्रेफर्ड ही हो सकता है।
अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, आपने देखा होगा 1 मिनट, आपने देखा होगा आधार की जगह पे अगर हम मल्टी लेयर वेरिफिकेशन कर देंगे, तो फ्रॉड भी नहीं होगा और डिपेंडेंस भी नहीं होगी। चौथा ये है कि सरकार ने कितनी भी कोशिश की है मोबाइल लाने की, जनधन की, जैम की, किसी भी चीज़ की, लेकिन अभी भी डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है गाँव के लोगों में। तो सॉल्यूशन ये है कि लोगों को डिजिटल लिटरेसी बढ़ा देनी चाहिए, सरकार को लोगों की। एक ये भी हो सकता है डॉक्यूमेंट में एरर हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट में एरर है, जिस छोटी-सी एरर की वजह से उसके पास पैसा नहीं पहुँचेगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ इस स्कीम का। इसके लिए अगर हम बात करेंगे 1 मिनट प्लीज़। हुँ। अगर हम बात करते हैं फील्ड लेवल फैसिलिटेशन, ओके? यानी कि अगर एरर है तो वो गरीब और कम पढ़ा हुआ आदमी वहाँ जा सकता है और वहाँ पे कुछ फैसिलिटेटर्स बैठे हों जो उसकी उस डॉक्यूमेंट की एरर को ठीक करें, समझें। एक एक और प्रॉब्लम आ सकती है, सेंटर और स्टेट का जो कोऑर्डिनेशन है, अगर वो पुअर है, क्योंकि सेंटर में जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मैंने बताया पीएफएमएस, वो पैसा देगी अगर, तो वहाँ से स्टेट का कोऑर्डिनेशन, आइडेंटिफिकेशन ये लोग करेंगे, पैसा ये लोग देंगे। तो इसका सॉल्यूशन है कि पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये शायद, एंड स्टेट का इंटीग्रेशन अच्छा हो। मुझे लगता है इस पूरे के पूरे टॉपिक को सुनने के बाद कि पीएम किसान योजना कब आई थी? 2019 में आई थी। अभी क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। हर 3 या 4 महीने में 1 इंस्टॉलमेंट आती है। ₹2000 की आती है साल में, टोटल ₹6000 मिलने चाहिए। अभी 2026 में मार्च में 22nd इंस्टॉलमेंट आएगी। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। पीएमएफ इसको पैसा देता है और आता डायरेक्ट अकाउंट में है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से आता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 2013 के अराउंड शुरू हुआ था। उस टाइम पे 3 योजना ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल, ये शुरू हुआ था। मुझे लगता है इतना सब पढ़ के जब आप कोऑर्डिनेशन के साथ इसको, इस टॉपिक को समझेंगे, तो इस पे बेस्ड प्री और मेंस का जो भी क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से हैंडल कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन प्लीज़ अपने हाथों से नोट ज़रूर बनाना। थैंक यू सो मच।